तो बजिंग स्टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बजिंग स्टॉक्स में सबसे पहले जिस स्टॉक पर हम अविनाश सर से बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है सेजिलिटी इंडिया। जी हाँ, दरअसल सेजिलिटी इंडिया के Q2 के रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट कैसे हैं ये आपको बताते हैं। दरअसल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें 2.1 गुना की यहाँ पर ग्रोथ देखी गई है, जो 251 करोड़ रुपये रहा है। पिछले साल 117 करोड़ रुपये ये रहा था। रेवेन्यू में 25% से ज़्यादा की ग्रोथ रही है, 1658 करोड़ रुपए ये रहा है। एबिटा में 37% से ज़्यादा की इसमें ग्रोथ रही है और एबिटा मार्जिन जो है वो बढ़कर 25% हो चुका है। तो अविनाश सर, सेजिलिटी इंडिया, इस पर आपसे जानना चाहेंगे फंडामेंटली आपको सेजिलिटी इंडिया कैसा लगता है सर, और अभी अगर इस लेवल पर कोई इसमें एंट्री करना चाहे तो आपकी क्या सलाह रहेगी सर? नहीं, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है कि देखिए जी। नंबर्स तो बहुत ही तगड़े आ गए हैं। आने वाला जो 6 मंथ है वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये यूएस में हेल्थ केयर कंपनीज को केटर करते हैं और इनके लिए मार्केट अपॉर्चुनिटी बड़ी है। तो डेफिनेटली देखिए स्टॉक अच्छा चलेगा, लेकिन आज करीबन 10-11% स्टॉक भाग चुका है। मुझे लगता है कि अगर थोड़ी गिरावट आती है तो फिर यहाँ पे खरीदना चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए अगले 12-15 महीने में 60-65 रुपया कंफर्टेबली ये स्टॉक अचीव कर सकता है। लेकिन आपका अगर अल्फा बनाना है तो आपको निचले लेवल पे ये स्टॉक खरीदना चाहिए। ओके, निचले लेवल पर स्टॉक खरीदना चाहिए सेजिलिटी इंडिया इंडिया और अगले 12 महीनों का अगर आप नज़रिया लेके चल सकते हैं तो आपको 60 से 65 रुपये के लेवल भी या इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। अगला बजिंग स्टॉक हमारा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। दरअसल खबर यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इटली के फैशन लेबल मैक्स एंड कंपनी इसको साथ पार्टनरशिप की है, इसको भारत लाएगी। रिलायंस ब्रांड्स ने इसके साथ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट किया है और 2026 की शुरुआत में इसकी जो है वो भारत में एंट्री हो सकती है मैक्स एंड कंपनी की। तो सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर दाव लगाने के लिए? देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज एक लार्ज कैप स्टॉक है, तो यहाँ पे आपको रिटर्न्स भी रीजनेबल एक्सपेक्ट करने चाहिए। अगर साल भर में आपको 15% भी मिल गया तो ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात परफॉर्मेंस की, तो देखो Q2 के नंबर्स उम्मीद से काफी बेहतर थे। अभी कंपनी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके भी वो नए इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पे नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखना जरूरी है, क्योंकि देखिए ये शॉर्ट टर्म में स्टॉक इतना जल्दी भागेगा नहीं। अगर आपको कम से कम साल 1.5 साल यहाँ पे निवेश करना है तो ही रिलायंस में पैसा लगाइए। आगे आने वाले दिनों में जियो का बिजनेस है, उसके बाद रिटेल बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेसेस में वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे जियो में पैसा लोगों का बना है, वैसे ही दूसरे बिजनेसेस से बनेगा। तो आई थिंक वी आर पॉजिटिव, बट नजरिया लंबा रखें। ओके, तो साल से 1.5 साल का नज़रिया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में रखने की सलाह दी है अविनाश सर ने, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है तो रिटर्न आपको थोड़े से इसमें स्लो मिल सकते हैं और लेकिन रिटर्न आपको ठीक ठाक मिल सकते हैं इसमें। अगला जो बजिंग स्टॉक है वो है L&T। इसके भी Q2 के रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इसका है वो 15.5% से ज़्यादा की यहाँ पर ग्रोथ रही है, 3,926 करोड़ रुपए के आसपास ये रहा है। रेवेन्यू में 10.5% के आसपास की ग्रोथ रही है, 67,983 करोड़ रुपए ये रहा है। एबिटा में 7% की ग्रोथ है यहाँ पर और एबिटा मार्जिन 10% पर आ गया है। पिछले साल ये 10.3% के अराउंड था। L&T पर सर आपका क्या नज़रिया है? कंपनी की कमाई और रेवेन्यू तो दोनों बढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन मार्जिन इसका थोड़ा सा घटा है सर, तो किस तरीके से देखते हैं सर L&T को आप? नहीं, देखिए नंबर तो काफी अच्छे हैं। देखिए ऐसे क्वार्टर में इन्होंने काफी रीजनेबली अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि देखिए L&T एक लार्ज कैप कंपनी है, तो यहाँ पे जो भी निवेशक पैसा डालता है मेरे ख्याल से मुश्किल से 15-20% की अपसाइड पॉसिबल है। लेकिन पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं कि L&T कंस्ट्रक्शन में है, इंजीनियरिंग में है, डिफेंस में है। तो ये आने वाला जो 1.5-2 साल का जो टाइम फ्रेम है, इसमें इनके पास काफी अच्छी ऑर्डर बुक भी है। तो इनको बिजनेस की कोई कमी नहीं है, नए ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टेडी परफॉर्मर है। जिनके पास है वो होल्ड करे, और जिनको खरीदना है थोड़ा सा निचले लेवल पे खरीदे, क्योंकि मेरे ख्याल से देखो स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है। तो मेरे ख्याल से निचले लेवल पे आपका रिस्क रिवॉर्ड शायद अच्छा बैठेगा। ठीक है सर। अगला बजिंग स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज। हालांकि अविनाश सर से इस पर अभी डिटेल में बातचीत भी हुई है, लेकिन एक इस पे अपडेट है, एक खबर है। दरअसल फार्मास्यूटिकल ड्रग्स डायरेक्टरेट कनाडा से कंपनी को नोटिस मिला है। नोटिस क्यों मिला है? नियमों का अनुपालन ना करने के चलते नोटिस मिला है। दरअसल सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन के ANDA से ये मामला जुड़ा हुआ है। तो सर, डॉक्टर रेड्डीज हालांकि अपने अपना व्यू दिया इस पर, लेकिन एक बार फिर से आपका टेक डॉक्टर रेड्डीज पर जानना चाहेंगे। आज किस तरीके से आप देख रहे हैं सर कंपनी को? देखिए ये कंपनी भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म बेट है फार्मा स्पेस में। इन्होंने बहुत ही अच्छी पोजीशनिंग अमेरिकन मार्केट में की है।
तो मैं तो यही कहूंगा कि देखिए ऐसी कंपनीज में अगर कोई निवेश करता है तो 1 या 2 क्वार्टर का परफॉर्मेंस देख के आपको कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा। यहाँ पे भी लंबी अवधि के लिए ही आप डालिए, क्योंकि पोर्टफोलियो में अगर आपके पास कोई फार्मा शेयर आपको डालना है तो जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर रेड्डी है, सन फार्मा है, लुपिन है, ये ऐसी कंपनीज है जो आने वाले 2-3 साल में बहुत अच्छा काम करेगी। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, बट हाँ लॉन्गर टर्म में अगर आपका विचार है 1.5-2 साल बस फार्मा सेक्टर में एक्सपोजर लेना है तो डॉक्टर रेड्डी कैन बी अ गुड बेट। ओके, फार्मा सेक्टर के अंदर 1.5-2 साल के नज़रिए से डॉक्टर रेड्डीज अच्छी चॉइस यहाँ पर हो सकती है। अगला और आखिरी बजिंग स्टॉक है हमारा सेल। दरअसल इसके रिजल्ट आए हैं, इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें कमी देखने को मिली है। 53% से ज़्यादा यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट घटता हुआ नजर आया है, 419 करोड़ रुपये रहा है। रेवेन्यू में 8% से ज़्यादा की यहाँ पर ग्रोथ देखी गई है, 26,704 करोड़ रुपये। एबिटा 13.2% से घटकर 2,528 करोड़ रुपए पर आ गया है और एबिटा मार्जिन 9.5% पर इसका आ गया, जो पिछले साल करीब करीब 12% के आसपास था। सर सेल, इसमें आपको कितनी पोटेंशियल दिख रही है सर तेजी की? देखिए मुझे लगता है कि सेल का नंबर जो आ गया वो डिसअपॉइंटिंग जरूर है, लेकिन मार्केट में ऐसी बातें चल रही है कि सेकंड हाफ में होपफुली यूएस इंडिया की ट्रेड डील हो जाएगी, चाइना की ट्रेड डील ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो इससे क्या होगा ना कि मेटल के प्राइसेस में जो दबाव था वो खत्म हो जाएगा और प्राइसेस ग्लोबली बढ़ेगी। प्लस डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टील का इंडिया में बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए इस लेवल से मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा डाउनसाइड प्रोटेक्शन, आई मीन डाउनसाइड लगता है। हालांकि नंबर्स अगर तीसरे और चौथी तिमाही के अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छी बढ़त देखेंगे। तो सेल जिनके पास है वो होल्ड करे। मेरे ख्याल से अगर फ्रेश खरीदी करनी है तो मेरे ख्याल से अगर साल भर का कोई नजरिया रखता है तो पूरा मेटल स्पेस में हमको लगता है कि बीटन डाउन वैल्यूएशंस पे आपको स्टॉक मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ओके, तो ये हमारी बातचीत हो गई बजिंग स्टॉक्स पर और अविनाश सर ने उस पर अपना व्यू भी बताया कि किस स्टॉक के अंदर क्या स्ट्रैटेजी आपको लेकर चलनी चाहिए।